ओम गण गणपति नमः। गणपति का कि- ओम श्री गण गणपति नमः। गणपति की आराधना कर साथ ही इष्ट देव, साथ ही आज के दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आप आज के 11 मई 2025 के दैनिक पंचांग में, जो नित्य के भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है। और यह जो हमने इस आपके सुझाव के अनुसार इसका लघु रूप भी प्रस्तुत किए हैं, इसी पंचांग का, दैनिक पंचांग का ये पहले भाग की प्रस्तुति का लघु रूप, यह आपके लिए उपयोगी होगा। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त किए गए हैं दृक पंचांग से लिए गए हैं और छवि गूगल से ली गई है। प्रस्तुति हम आपको यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो हमारे जो प्रस्तुति है यह 5 भागों में है। सामान्य भाषा में हम दैनिक पंचांग को या पंचांग को हम यही कहते हैं कि यह मुहूर्त देखने के लिए उपयोगी है, लेकिन यह उससे भी ज्यादा कहीं उपयोगी है हमारे जीवन में। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में पंचांग सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतएव पंचांग का अनुसरण करके केवल हम मुहूर्त नहीं जानते, बल्कि हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। पंचांग की महत्ता मुहूर्त से भी ज्यादा है। तो चलते हैं हम दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति में। स्वागत है आपका 11 मई 2025 के दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति में। और माह वैशाख, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलियुग का 5126वां वर्ष, सूर्योदय 5:06 पर, सूर्यास्त 6:26 पर, सनराइज एट 5:06 AM, सनसेट एट 6:26 PM। दिशा शुल पश्चिम है, फिर भी यदि उस दिशा में यात्रा करना पड़े आपको तो यात्रा में शुभता बनाए रखने के लिए घी या दलिया का सेवन कर यात्रा आरंभ कर सकते। पंचांग के 5वें अंक पर चलते हैं। वार रविवार, तिथि रात्रि के 8:01 तक चतुर्दशी, तत्पश्चात पूर्णिमा, नक्षत्र कल भोर में 5:26 तक, नक्षत्र के 5:26 तक स्वाति यानी सूर्योदय तक स्वाति, और सूर्योदय के तत्पश्चात, चूंकि पंचांग सूर्योदय से सूर्योदय तक ही होता है, लेकिन तत्पश्चात भी कुछ देर तक स्वाति नक्षत्र, योग कल भोर में 5:01 तक व्यतिपात और तत्पश्चात वर्यान, करण प्रातः 6:46 तक गर्भ, उसके बाद वनिज, और यह वनिज रात्रि के 8:01 तक होगा, तत्पश्चात भद्रा। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ की आराधना कर, को याद कर, नमन कर, जरा देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है। तो चूंकि चतुर्दशी तिथि है, जब तक रात्रि के 8:01 तक, तब तक वे भोजन पर हैं। तत्पश्चात पूर्णिमा जब तक है, तब तक वे शमशान, शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा है, तब तक वे शमशान में है। दोनों जो है अशुभ है। जय भोलेनाथ, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:13 दिन में, अमृतकाल रात्रि के 8:22 से रात्रि के ही 10:10 तक। सर्वात सिद्ध योग, द्विपुष्कर योग आदि नहीं है। रवि योग अपराह्न 1:27 से कल सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त
अपराह्न 1:59 से 2:53 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:24 से 6:46 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:07 तक। देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 4:46 से संध्या 6:26 तक यानी सूर्यास्त तक। और गुलिक काल अपराह्न 3:06 से 4:46 तक। यमगंड दिन के 11:46 से 1:26 तक। वर्ज्य प्रातः 9:34 से 11:22 तक। और भद्रा रात्रि 8:01 से कल के सूर्योदय और उसके बाद भी। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण और शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो चंद्रदेव तुला राशि में आ चुके हैं। शेष ग्रह सूर्य देव मेष में, मंगल देव कर्क में, बुध देव मेष में, बृहस्पति देव वृषभ में, शुक्र देव मीन में, शनि देव मीन में, राहु देव मीन में और केतु देव कन्या में। तो इस प्रकार सूर्य देव से लेकर शनि देव तक सभी मार्गी हैं। राहु देव और केतु देव हमेशा वक्री हुआ करते हैं। और इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह और न्यूट्रल यानी सम राशि में 4 ग्रह। सूर्य और शनि को छोड़कर बृहस्पति देव की राशि में 3 ग्रह, शुक्र की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में 2 ग्रह और सूर्य और शनि को छोड़कर बाकी राशि ग्रहों के राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि हम दिन को देखते हैं, सूर्य ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो स्वाति नक्षत्र में चंद्रदेव आ चुके हैं और ये कल सूर्योदय तक रहेंगे। यह उनका शत्रु नक्षत्र हुआ करता है क्योंकि यह स्वाति नक्षत्र राहु का उनके स्वामी राहु हैं, इसलिए इनके शत्रु हैं। और इस प्रकार यदि हम देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सन नक्षत्र में 2 ग्रह हैं और अपने ही नक्षत्र में केवल एक ग्रह शनिदेव। चंद्रमा तथा बुध स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शनिदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं और शेष ग्रहों के नक्षत्र यानी बुध देव चंद्रदेव को छोड़कर एक एक ग्रह है। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है क्योंकि बृहस्पति देव वृषभ राशि में जो कि शुक्र की राशि है और शुक्र देव मीन राशि में है जिसका स्वामित्व बृहस्पति देव को है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। और ग्रहों के गोचरीय स्थिति में मई महीने में हम देखें तो सूर्य देव, बृहस्पति देव कल बीच परसों रात्रि के 11:20 पर राशि परिवर्तन करेंगे और 1 साल यहां रहेंगे। सूर्य देव 15 तारीख को, बुध देव 23 तारीख को, शुक्र देव 31 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। साथ साथ में राहु देव आंशिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से 18/5 को और सही मायने में 29 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु देव मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे बकरी चाल के रूप में। केतु देव भी बकरी से चलकर कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे जो कि सूर्य देव की राशि। वही
और इस प्रकार जो सूर्य के देव की राशि में कोई ग्रह नहीं हुआ करते थे, उनके शत्रु ये सूर्य देव और केतु देव वहां पर शत्रुता का है, वे राशि का में रहेंगे, केतु देव सूर्य की राशि। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उनको नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल देता है, जिसे हम सामान्य भाषा में नव तारा चक्र कहते हैं। और यही उसी का एक दूसरा रूप है, जिसे चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो हम तारा बलम कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा का गोचर किसी नक्षत्र में होता है, तारा में होता है। हम इस अद्भुत विधि को और इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए आपके ज्ञानार्जन हेतु तथा इसका उपयोग करने हेतु नव तारा चक्र पर अलग से एक वीडियो डाला है। यह बहुत ही उपयोगी है, कारगर भी है। नव तारा चक्र की उपयोगिता व्यक्ति के जीवन में दशा महादशा का असर क्या होगा, जन्म कुंडली में यदि ग्रह अशुभ स्थिति में हैं, वे शुभ फल देंगे या नहीं देंगे, यह नव तारा चक्र से पता चलेगा। हो सकता है ग्रह आपके शुभ परिणाम देने को हो और अशुभ परिणाम मिल सकता है, यह नव तारा चक्र बताता है। तो आपके समाज में, कार्यालय में, कार्यस्थल पर, बिजनेस पार्टनर, घर में आपके रिश्ते नाते, कौन व्यक्ति आपके लिए सपोर्टिव होंगे, कम सपोर्टिव होंगे, ज्यादा सपोर्टिव होंगे, किस मायने में सपोर्टिव होंगे, या आपके लिए समस्या का कारण बनेंगे, ये सारे नव तारा चक्र से हम देख लेते हैं। तो नव तारा चक्र से हम जातक के बारे में, ये जीवन के बारे में हम आकलन करते हैं, वो जीवन के बारे में हम देख सकते हैं। किंतु तारा बलम आज की स्थिति है, चंद्रमा का गोचर जिस नक्षत्र में हो रहा है उसके अनुसार। तो और आपके जब हमने नव तारा चक्र पर वीडियो डाला था तो आपका सुझाव आया था कि इसका प्रैक्टिकल वीडियो डाला जाए, व्यवहारिक वीडियो डाला जाए, तो वह भी हमने डाला है। नवतारा चक्र पर महान विभूतियों का, महान देवताओं का, श्री राम, सीता, हनुमान आदि सभी के नवतारा चक्र का अध्ययन कर हमने नवतारा चक्र में पोस्ट किया है। जरूर देखें और साथ साथ में साझा करें और फिर आपस में विचार विमर्श करें, जो आपके ज्ञान अर्जन के लिए अति उपयोगी होगा। और नवतारा चक्र की उपयोगिता काफी अधिक है जीवन में, इसलिए इस पर हम विशेष रूप से प्रकाश डाल रहे हैं। संक्षेप में यहां हम बताते चलते हैं कि चंद्रमा जो ग्रह होते हैं वे अपने अनुसार फल नहीं देते, वे नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं, यानी ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं और वे नक्षत्र के अनुसार ही फल देते हैं। यहां हमने आरंभ में एक शब्द का प्रयोग किया था, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी। नक्षत्र समूह के शब्द पर ध्यान दें और उनके स्वामी पर, जो हमने दो शब्द यूज प्रयोग किया। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन ग्रह 9 ही है। जब ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यानी नक्षत्र ग्रहों के अनुसार का, नक्षत्र का जो ग्रह का फल देते हैं अपने नक्षत्रों के अनुसार फल देते हैं, तो आखिर कौन से नक्षत्र हैं जिनका संबंध विभिन्न ग्रहों से है। और 27 नक्षत्र यदि होता, 27 ग्रह होते, तो सभी के एक एक हो सकते थे संबंध, किंतु यहाँ 27 नक्षत्र 9 ग्रह। 27 नक्षत्रों के उसका जो क्रम संख्या है जो निश्चित है, वे उन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला से 9वां तक एक श्रेणी में,
क्रम संख्या 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में और 19वां से 27वां तक तीसरे श्रेणी में, एक क्रम संख्या के अनुसार उनके क्रमानुसार रखा गया। ग्रहों का जो क्रम बना वह महादशा के अनुसार बना, यानी केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि तथा बुध। और इसी श्रेणी में उनका, इसी क्रम में ग्रहों की जो सूची हुई वह क्रमबद्ध बनी। अब प्रत्येक श्रेणी में से, यानी प्रत्येक श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुआ, पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व पहले ग्रह को मिला, केतु देव। उसी प्रकार दूसरा, 10वां और 19वां का स्वामित्व नक्षत्र का सूर्य देव को गया। तीसरा शुक्र को गया, सॉरी दूसरा का। और तीसरा कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, यानी तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को गया। और इसी क्रम संख्या में अंतिम 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का जो स्वामी बने हुए बुध देव। फलित कैसे करते हैं यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, यह ध्यान देने योग्य है कि फलित करते समय यह हम देखते हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उनके नक्षत्र स्वामी या नक्षत्र समूह के भी स्वामी बोल दें अब, यानी उदाहरण स्वरूप किसी का जन्म यदि चित्रा नक्षत्र हुआ है तो मृगशिरा और श्रविष्ठा तीनों के स्वामी मंगल बने। तो चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा है, जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, हमने राशि गलत बोला, चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उसके नक्षत्र समूह के स्वामी को देख लें, गणना वहां से आरंभ करें, और यह पहला ग्रह होगा उस जातक के लिए जहां से मिश्रित फल मिल देगा। और तीसरा, पांचवा और सातवां जो ग्रह होंगे वे पीड़ादायक होंगे। अब ये बताएं कि सातवां नक्षत्र, यदि सातवां ग्रह कोई है और भाग्य भाव में बैठा हुआ है, जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, किंतु यहाँ नक्षत्र के अनुसार उसकी स्थिति ज्यादा पीड़ादायक है, फिर परिणाम तो महादशा दशा में ही ग्रह देते हैं, तो परिणाम तो उल्टा होगा सोचा हुआ। और यही नवतारा चक्र की उपयोगिता है। दूसरा, जन्म जो जन्म नक्षत्र है, यानी जन्म नक्षत्र के स्वामी जो बने उनसे वो पहला ग्रह बने, वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बने वे सुफलदायी। तो यह रहे नवतारा चक्र पर छोटी प्रस्तुति। अब आज का दिन देखते हैं। आज चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और यहाँ ये कल सूर्योदय तक रहेंगे, तत्पश्चात भी कुछ क्षण तक रहेंगे। तो नवतारा आद्रा स्वाति नक्षत्र, जो स्वाति नक्षत्र है उसके स्वामी राहु हैं। चंद्रमा अपने शत्रु के नक्षत्र में है। इसे हम कॉलम में देखते हैं, जिस नक्षत्र में है उसके कॉलम को हम पकड़ लेते हैं कि यह कॉलम कौन सा है। तो इस प्रकार यह देखें, यह कॉलम है और हम जातक का देखते हैं कि नक्षत्र हमारा जो है जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसके स्वामी कौन है। तो हम उदाहरण के लिए कहते हैं कि यदि वह हस्ता, रोहिणी, हस्ता या श्रवणा नक्षत्र है तो यहां से हम गणना आरंभ करते हैं और इस रो में बढ़ते हैं, और जहां पर चंद्रमा का ये लाइन आता है यहीं पर हम रुकते हैं। तो यदि हम कहें रोहिणी, हस्ता या श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन विपत्त का होगा, बाधा होगी कार्यों में, और कल यानी सूर्योदय के पश्चात भी कुछ देर तक स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे।
उसके तत्पश्चात छेमी यानी शुंग होगा। यह ताराबल कहता है। बहुत ही सटीक और उपयोगी यह सिद्धांत है और यह फॉर्मूला है। तो हम चलते हैं आपको लेकर अब, क्योंकि हमने आपको यह बताया चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके नक्षत्र स्वामी के अनुसार हम फल देखते हैं, और जो नक्षत्र स्वामी होते हैं वहां से गिनती आरंभ करते हैं। तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो बनता है वह पीड़ादायक होता है, सातवां ज्यादा पीड़ादायक होता है। दूसरा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह नक्षत्र ग्रह वे सुफलदायी होते हैं। तो ये रहे हमारे जो दैनिक पंचांग है इसके दूसरे भाग की। यहाँ बताते चले कि कल सूर्योदय के पश्चात भी कुछ देर तक चंद्रमा स्वाति में रहेंगे, तत्पश्चात वे विशाखा नक्षत्र में आएंगे। तब यह फल जो दूसरा कॉलम है हमारा उसका फल मिलेगा। तो दैनिक पंचांग के दूसरे भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। हम आपको ले आए हैं तीसरे भाग में। जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वह नहीं, वह पिछला प्रस्तुति में देखा। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार हम फल देखते हैं। तो आज चंद्रमा तुला राशि में है और तुला राशि में ही रहेंगे, आज राशि परिवर्तन नहीं है। इसलिए मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह, तुला, धनु, मकर राशि वालों के लिए दिन शुभता के संकेत हैं। शेष राशि वाले पर सावधान रहें, और विशेषकर मिथुन, कन्या और कुंभ राशि वाले थोड़ा ज्यादा सावधान रहें। जिस भी देवता को मानते हो, जो भी इष्ट देव आपके हैं, जो भी धर्म के आपके गुरु हैं, जो देव हैं, उनकी आराधना करें, दिन शुभ होंगे। तो ये रहे हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति, जिसे हम चंद्र बलम का क्या कहा करते हैं कि आज चंद्रमा राशि के अनुसार कहाँ पर शक्तिशाली है, कहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, और उसी अनुसार फल दे रहे हैं। हम आपको अब ले आए चौथे भाग में, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। यह एक मुहूर्त दर्शाता है, काल दर शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसकी भी उपयोगिता काफी है, क्योंकि यह केवल इसका उपयोग शुभ काम करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि कोई भी काम हम करें, शुभ कार्य करें, तो इसके लिए यह उपयोग होता है। चाहे वह पूजा पाठ हो या कोई नया काम देखने के पहले हो, कोई नया कार्य आरंभ करने के पहले हम इस मुहूर्त को देख सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम कोई सभी मुहूर्त जो है जो पिछले प्रस्तुति में हमने दिखाया वो आप नहीं देखना चाहते या नहीं देख पाए, तो कम से कम ग्राउंड रियलिटी या शुभ मुहूर्त को, ये चौघड़िया को जरूर देखें। और यही वजह है कि चौघड़िया की उपयोगिता सूक्ष्म रूप से बहुत अधिक है। इसलिए इसकी जो प्रस्तुति है हमने चौघड़िया ज्योतिष पर विस्तार से अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग से पोस्ट किया है यूट्यूब पे। कृपया उसे जरूर देखें। पोस्ट का नाम है हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में हम बता दें कि कुल 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। वास्तव में 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ है, जबकि प्रहर 8 होते हैं, क्योंकि इनका संबंध साप्ताहिक दिनों से है। यानी हर सप्ताह के दिन के लिए हर एक चौघड़िया का नामकरण हुआ है, और वही चौघड़िया से दिन आरंभ होता है। और दिन चूंकि 7 चौघड़िया 8 प्रहर, इसलिए दिन का जो चौघड़िया आरंभ होता है, रात्रि का जो चौघड़िया होता है आरंभ का, यानी दिन और चौघड़िया का जो आदि का चौघड़िया होता है, अंत का भी चौघड़िया वही हुआ करता है।
और सभी चूंकि सप्ताह चौघड़िया का संबंध ग्रहों से है, विभिन्न से साप्ताहिक दिनों से है, और साप्ताहिक दिनों के स्वामी कोई न शासक ग्रह, कोई न कोई ग्रह है, और वे ग्रह कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत। अतएव सभी चौघड़िया का संबंध ग्रहों से है, और सभी चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत। तो आज और चौघड़िया का ज्योतिष, चौघड़िया मुहूर्त को देखते समय यह जरूर देखते हैं कि दिन का चौघड़िया क्रमशः वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। राहु काल जो है होता है वह सबसे ज्यादा शुभ फल देता है, शेष भी अशुभ फल देते हैं। इसलिए जब भी हम कोई कार्य करने जा रहे हो और चौघड़िया ज्योतिष मुहूर्त को देखा, तो जो ये अशुभ स्थिति है उसको हम उस अवधि को निकाल देते हैं, और शेष अवधि को हम अपने शुभ कार्यों में लगाते हैं, जो कि शुभता प्राप्त करने के हेतु, और उससे संबद्ध कार्य यदि किए जाए तो वे अधिक शुभ फलदायी होते हैं। आज का पंचांग देखिए, सूर्य का दिन है, रविवार का दिन है, रविवार का उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, और समाप्ति भी सूर्योदय के समय उसी ग्रह से हो रही, उसी चौघड़िया से हो रही। रात्रि का चौघड़िया शुभ से समाप्त, सूर्य आरंभ हो रहा है और शुभ से ही समाप्त हो रहा है। बीच में दिन के चौघड़िया में अमृत चौघड़िया, जो कि 10:06 से 11:46 रहेगा, यह वार वेला से ग्रसित है, और काल वेला से ग्रसित है 11:46 से 1:26 तक। यह काल बेला से ग्रसित है, और उद्वेग चौघड़िया संध्या के 4:46 से 6:26 तक राहु काल से ग्रसित है। लाभ चौघड़िया रात्रि का 1:06 से 2:26 तक, यह काल रात्रि से ग्रसित है। तो यह रहे हमारी छोटी प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष पर। इसकी उपयोगिता के मद्देनजर हमने अलग वीडियो भी डाला है, और हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग। हम सब में मुझे विश्वास है कि यह आप तक पहुंच गया होगा, और आप इसका लाभ उठा रहे हो। इसे उसे साझा भी जरूर करें अपने मित्रों परिजनों के बीच, ताकि उनके जीवन में भी शुभता आ सके, वे भी उचित कार्य को कर, उचित मुहूर्त में करके ज्यादा शुभता प्राप्त कर सके। तो ये रहे हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति की समाप्ति। पांचवें भाग में चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। हम अपने पिछले प्रस्तुतियों में यह बताते आए हैं कि अंक ज्योतिष एकल अंक पर, सिंगल डिजिट पर कार्य करता है, और जब भी हमें अंकों का समूह ऐसा मिल जाता है जो एक अंक से ज्यादा जिसमें प्रयुक्त हुए हैं, तो उन अंकों को जोड़कर, उन अंकों में प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है। यदि हमें कोई शब्द ऐसे मिले हों जो अक्षर के हों, कि जिसमें अक्षरों का प्रयोग हुआ हो, या अंक और अक्षर दोनों के प्रयोग हुए हों, तो वैसी स्थिति में जो अंक अक्षरीय मूल्य होता है अंक ज्योतिष के अनुसार, उस शब्द को हम परिवर्तित कर लेते हैं अंकों में, और तब जो प्राप्त अंक हुए अगर एक से अंक से ज्यादा हैं, तो उन अंकों को, एक डिजिट से ज्यादा उसमें है, तो उन अंकों को जोड़कर एक अंक बना लेते हैं, और तब हम उसकी व्याख्या करते हैं। जो एकल अंक होते हैं उनके सभी के स्वामी ग्रह अलग अलग हैं, 7 ग्रह, और एकल अंक हमारे शरीर के विभिन्न तत्वों को भी दर्शाता है। यदि हमें कोई ऐसा अंक हमारे जन्म तिथि में नहीं है, तो उसे एलिमेंट की हमारे शरीर में कमी हो सकती है, क्योंकि एक यह अंक, एकल अंक वास्तु की दिशा भी बताता है। तो अगर अंक वह उपलब्ध नहीं है, तो वास्तु दोष होने की संभावना वहां पर रहती है उस दिशा में। और साथ ही साथ
यदि एक दो अंक से ज्यादा है तो जातक को, इसका जन्म पत्रिका है, उसका एक जो अंक है, अंकों का समूह है, अंक है, सॉरी, यदि एक से ज्यादा अंक हम प्रयुक्त हुए जब जन्मतिथि के ये में, तो हमारे उस तत्व की ज्यादा अधिकता होती है, इम्बैलेंस होने का चांस रहता है, और इसके कारण रोग हो सकते हैं। तो तत्व निर्धारित करते हैं हमारे शरीर के रोगों को, और इसलिए अंक ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण है। अंक ज्योतिष में हम यह जरूर देखते हैं कि अंक, वह अंक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो जन्म तिथि के जन्म तिथि में, जिसमें वर्ष माह, जन्म तिथि वर्ष माह होते हैं, उस जन्म के विवरण से तिथि को निकालकर उसका जोड़ करते हैं एक अंक, जिसे मूलांक कहता है, ड्राइवर कहा जाता है। और सभी अंकों को अगर वहां जोड़ दिया जाए, जो तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं, तो वह भाग्यांक होता है। और वह भाग्यांक कंडक्टर भी कहलाते हैं, अन्य भाषा। और फिर मूलांक और भाग्यांक, या कहें ड्राइवर और कंडक्टर का आपस का जो तालमेल की स्थिति है, वह हम देखा करते हैं। सामान्य स्थिति में यह अंक ज्योतिष सीखने के लिए हम इतना बताएं। अब आज का ही अंक से आप सीखें कि 11 तारीख आज जन्म तारीख है, तो इसका योग जो हुआ तो हुआ, यानी 1 1 2। और सभी अंकों को यदि जोड़ दिया जाए तो 2 5 7, यानी 1 1 को जोड़ा, फिर 5 को जोड़ा, और फिर 2 2 4 5 9, अंक का योग 9 होता है। और इसलिए यदि हम जोड़ें तो एक हमारा 2 5 7, 9 7 16 होता है। और 16 का भी एक 6 को जोड़ें तो 7 होता है। इस तरह 2 और 7 का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। 2 और 7 आपस में तटस्थ हुआ करते हैं। इसलिए यदि हम देखें आज के जो कंडक्टर हैं और जो विभिन्न तिथियों के जन्मी जातक, इनका मूलांक 1 से 9 तक होता है, उनका आपस में संबंध कैसा है? क्योंकि कर्म का फल भाग्यांक से ही मिलता है। तो 1 10 19 28 इनका जन्म तिथि है। एक मूलांक होता है, सूर्यदेव स्वामी होते हैं। 1 और 7 आपस में तटस्थ हुआ करते हैं। 2.5 स्टार मिल रहे हैं। 80% सफलता का होने की, 70 से 80%। यदि जातक ज्योतिष से संबद्ध है तो उसके लिए भी शुभ है। 2 11 20 29 जिनका जन्म है किसी भी माह का, 2 मूलांक होता है, चंद्रदेव स्वामी बनते हैं। 3 उत्तम होने की संभावना है, सामान्य होने की संभावना है, क्योंकि चूंकि 2 और 7 का संबंध भी तटस्थता का है। 30% होने की संभावना है। और इन्हें इंट्यूशन पावर एक्सलेंट होता है। यदि आज ये इंट्यूशन पावर के अनुसार काम करें तो जो सफलता का दर दर है वह बढ़ सकता है। 3 12 21 30 जिसका जन्म है, 3 जिनका मूलांक है, बृहस्पति देव जिनके स्वामी हैं, 3 उतना अच्छा होने की संभावना नहीं है। फिर भी 3 से 4 स्टार मिलते हैं। यदि इस जातक 80 से शिक्षा से संबंध है, अक्कड़ से संबंध है, हीलर से संबंध है, तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 4 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 4 13 22 31 तारीख को हुआ है किसी भी माह का, 4 इनका मूलांक होता है, राहु देव जिनके स्वामी होते हैं। 3 उत्तम होने की संभावना है, क्योंकि 7 और 4 का संबंध मित्रता का है। ज्योतिष की भाषा में हम कहते हैं कि राहु शेर, केतु धर, यानी राहु और केतु ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही पहचान है इनकी। किंतु अमृतपान के समय विष्णु देव को धोखा देने के कारण इनका सर कटा, तो सर के ऊपर का भाग राहु बने, सर के नीचे का भाग धर केतु के। इसलिए दोनों का संबंध
मित्रता का 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। और यदि ज्यादा सफलता लेना है इनको, ऑकल्ट में ध्यान, अपने आप को इन्वॉल्व करें आज, सफलता का दर कुछ ज्यादा हो। 5 मूलांक वाले 5, 14, 23 तारीख जिनका जन्म तिथि है, 5 इनका मूलांक बनता है मरकरी, बुधदेव जिनके स्वामी बनते हैं। 5 और 7 का संबंध तटस्थता का, यानी दिन सामान्य। 3 स्टार मिलते हैं इनको। 80 से 9% सफलता का दर है। और पुनः क्योंकि 7 विशेषकर धार्मिक कार्यों से संबंध रखता है, तो इसलिए ऑकल्ट से संबंधित यदि कार्य करते हैं तो इनके लिए उत्तमता का है। 6 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि किसी भी माह का 6, 15, 24 तारीख को हुआ है, 6 मूलांक बनता है। शुक्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। दोनों 6 और 7 आपस में मित्र हैं। 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि जातक अपने आप को स्पोर्ट्स या कोई ऐसा कार्य जो खेल कूद से संबंध है, उससे संबद्ध अपने आप को करते हैं, तो सफलता का दर ज्यादा बढ़ने की संभावना है। 7 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 7, 16, 25 को हुआ है किसी भी माह का, 7 इनका मूलांक बनता है। केतु देव इनके स्वामी होते हैं। 3 इनके अच्छे होने के संकेत हैं, किंतु 7 और 7 आपस में तटस्थता का है। 10 स्टार मिल रहे हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन पर इनको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध 7 और 7 से है। और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना चाहिए। गलत विचार, गलत कार्य में अपने आप को संलिप्त नहीं करना चाहिए। 8 मूलांक वाले 8, 17, 26 तारीख जिनका जन्म है, 8 इनका मूलांक है। शनि देव इनके स्वामी हैं। 8 और 7 का संबंध मित्रता का है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं और ऑकल्ट के लिए बहुत फेवरेबल। 9, 18, 27 तारीख का जन्म, 9 मूलांक बनता है। मंगल देव जिनके स्वामी है। 9 और 7 का संबंध शत्रुता का, अति शत्रुता का है। चूंकि 7 अग्नि राशि नहीं है, अग्नि ग्रह नहीं है, इनका एनर्जी लेवल वैसा नहीं है। मंगल का एनर्जी लेवल एग्रेसिव वाला है। और यही वजह है कि इनका एनर्जी हाई रहता है और अति शत्रुता का संबंध है। इससे संभावना है कि यदि ऑकल्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करें तो सफलता का दर बढ़ सकता है। तो ये रहे हमारे पंचांग के, दैनिक पंचांग की प्रस्तुति का अंतिम भाग। आप हमसे बने रहे, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रस्तुति पसंद आई, लाइक जरूर कीजिएगा। प्रस्तुति उपयोगी आपके लिए लगा, साझा जरूर करिए अपने मित्रों, परिजनों, स्वजनों के बीच। और अंत में, यदि पहली बार हमें इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो YouTube के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें और साथ ही अपने मित्रों, परिजनों, स्वजनों के बीच में साझा जरूर करें। प्रकाश फैलाएं, सीखने की जो भीतर की शक्ति है उसे जगाएं। ज्योतिष आपको मदद करेगा आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने। तो यही शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं। कल फिर पुनः प्रस्तुत होंगे नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए सूर्यदेव की असीम कृपा बने रहे और आपका नाम और ख्याति हो। रविवार तो हो।